मोहतरम बशीर अहमद डार साहब। बशीर साहब तालीम और तरबियत के शोबे से मुंसलिक हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, यानी मौसूफ इंसान दोस्त हैं और इसका मुजाहरा भी करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 5 पिलर्स पर या 5 सितून्स पर मुश्तमिल है। सो फार एज माई रिसर्च इज कंसर्न्ड, ये 5 पिलर्स सर क्या हैं? एनईपी 2020 मुदरसीन को अमल करने के लिए इसमें क्या है, मुदरसीन के लिए क्या है? क्योंकि मुदरसीन को तो अमल करना है। इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बर्निंग टॉपिक आज डिस्कशन के लिए रखा है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक जामिया पॉलिसी है। और जैसे कि एक साहब ने यहाँ पे थोड़ा सा मुगल दौर से लेकर अंग्रेज़ों के दौर तक और आज़ादी के बाद भी थोड़ा सा टच दे दिया, और इन्होंने वर्ल्ड सिनेरियो पे भी थोड़ी सी बात की। तो अलगरज के इससे ये साबित होता है कि किसी भी कौम की जो तरक्की होती है वो एजुकेशन की बुनियाद पे ही होती है। और हमारे मुल्क में अगर हम आज़ादी के बाद बात करेंगे तो यहाँ पर भी वक्तन फवक्तन एजुकेशन पॉलिसियाँ बनती रही है। जैसे कि 68 में बनी जामिया पॉलिसी, उसके बाद 86 में, और अब 34 ईयर्स के बाद हमारे पास ये पॉलिसी 2020 आ गई। माय डियर ब्रदर, ये जो आप कह रहे हैं इक्विटी या एक्सेस या बाकी जो इसमें अहम चीज़ें हैं, अगर हम इसमें दो चीज़ों की बात करेंगे, इक्विटी और एक्सेस की, हमारा जो मुल्क है ये मल्टी कल्चर्ड, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजियस, इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। जहाँ तक आपने इसमें इक्विटी की बात लाई गई है कि हम फेयरनेस के साथ, जस्टिस के साथ और ज़रूरियात के साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत है। हम किसी भी चीज़ को इग्नोर ना कर सकेंगे, क्योंकि हमने देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, पहले 45 आर्टिकल था डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स में एजुकेशन हमारा जो अहम सेक्टर था, उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल राइट एजुकेशन आया। तो इसमें ये एक्सेस इक्विटी, इसके लिए हर वर्ग के लिए बराबर मौके होने चाहे, तालीम के एक्सेस होनी चाहे, इक्विटी होनी चाहे, ताकि हम एक जस्टिस मुल्क बन सकेंगे, ताकि हम एक वेलफेयर कंट्री बना सकेंगे। तो जहां तक ये इसके प्रिंसिपल्स है जिसकी बुनियाद पे, और दूसरी बात इसमें हमें कनेक्शन रखना है जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। हमारा मुल्क एक नॉलेज सोसाइटी रह चुका है, इसने बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिजिशियंस, मैथमेटिशियंस दुनिया को दिए हैं। इसका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, हमारे मुल्क का एक इतिहास है, इसका एक रिच कल्चर है। तो उसको बरकरार रखते हुए जो हमारे 21st सेंचुरी के चैलेंजेस है, उनको भी हमने देखना पड़ेगा। जहां तक आपका सवाल है टीचर के बारे में, एनईपी 2020 में इसको एक पाइवट का रोल है, ये सेंट्रल फिगर है, क्योंकि बगैर टीचर के तो आप एजुकेशन दे नहीं सकते हैं। इसमें जो सेंट्रल स्पेस जिसके लिए है, जिसका मरकजी किरदार है, वो टीचर का है। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए एक टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, और दूसरे जो टीचर्स का इंतखाब होगा वो बहुत ही हाई पैमाने पे ट्रेनड टीचर्स को इसमें लिया जाएगा। ये हमारा इसमें एक मिशन है एनईपी 2020 में, क्योंकि टीचर जब तक न इक्विपेड होगा 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस है, नंबर 1, नंबर 2 जो एनईपी 2020 के हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, नंबर 2 हमारा जो इसमें असेसमेंट का तरीका है, नंबर 3 हमारे जो इसमें अब ये जो सिस्टम जो आपने छेड़ा है, ये कोई मामूली टॉपिक आपने नहीं छोड़ा है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए कहूंगा, एनईपी 2020 ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है जिसको हम जो 34 ईयर्स के बाद हमने बदला है। इसमें देखिए वक्तन फवक्तन जो वक्त के साथ साथ हमारी जरूरियात चेंज हो जाती है, हमारे नए चैलेंज आ जाते हैं। 21st सेंचुरी में हम
रहते हैं। और इस वक्त हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जबरदस्त है, और एम्प्लॉयमेंट गेन करने के लिए हमें इसमें जो प्रावधान रखा गया है वो वोकेशनल एजुकेशन का बहुत जबरदस्त प्रावधान है। इवन कि 6th क्लास से ही हमने बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लेना है, और फिर फॉर्मली जो आपने बात छेड़ी, जो हमारा इसमें 4 साल का हाई और हायर सेकेंडरी स्टेज है, 9th 10th 11th 12th, इसमें हमने बच्चों के लिए काफी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स रहे हैं। इंटर डिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमने रखा है। साइंस वाले को हमने कैद करके नहीं रखना है कि वो आर्ट्स का सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट चॉइस नहीं कर सकता है, और ह्यूमैनिटीज का के लिए हमने इसमें कैद नहीं रखी गई है कि आप साइंस का सब्जेक्ट, कंप्यूटर एजुकेशन, एग्रीकल्चरल साइंस आप नहीं ले सकते हैं। तो इसमें जो ये हमारी पॉलिसी है, इसके बहुत ही खदखाल डिफरेंट है। इसमें वोकेशनल एजुकेशन का बहुत ज्यादा है। इसमें जैसे कि आपने फाउंडेशनल स्टेज की बात की, तो हमने 2025 तक टारगेट रखा है कि कोई भी बच्चा इस स्टेज पे हमारा न्यूमेरिकली पढ़ा लिखा हो, उसमें लिटरेसी, वो रीडिंग और राइटिंग अच्छी तरह जानता हो, और उसको मैथमेटिक्स, जैसे परवेज साहब ने थोड़ी सी एग्जांपल भी एक दी थी कैलकुलेशन का, वो भी इसमें प्रावधान रखा गया है। उसके बाद जब हम कॉलेज लेवल की बात करेंगे, उसमें हमने जो है इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप रखना है, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, और वहां पर हमने जो हमारा 3 इयर्स डिग्री कोर्स हुआ करता था, उसमें हमने बच्चों के लिए फैसिलिटी रखी है। हम मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। जो भी हम पॉलिसी, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और जो भी पॉलिसी है, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पढ़ेंगे तो वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया वहां पे लिखते हैं। जब मैं वी की बात करता हूं तो वी मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी द टीचर्स एज वेल। तो हमने इसमें क्या रखा है कि टीचर, जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर अगर वो एग्जिट करता है किसी भी वजह से, तो उसका साल पहले जाया होता था, उसकी डिग्री कहीं नहीं रहती थी, तो उसके लिए एग्जिट का एक रखा है कि उसको सर्टिफिकेट मिल सकती है कि इसने 1 साल कोर्स किया और इसको सर्टिफिकेट। अगर वो 2 साल के बाद एग्जिट करता है, किसी और फील्ड में जाना चाहता है या छोड़ दे, तो उसको डिप्लोमा मिलता है। और अगर तीसरा साल करता है तो उसको बाज़ाब्ता तौर डिग्री, और चौथा साल जो डिग्री है वो रिसर्च के साथ है। और इसके साथ साथ हमने इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन में फार्मिंग, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, कंप्यूटर एजुकेशन, बहुत सारे वेकेशन बच्चों के लिए, जो बच्चों का एप्टीट्यूड हमने देखना है। हमने हायर सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे गाइडेंस और काउंसलिंग का प्रावधान रखा है, ताकि जी जी बच्चों का हम रुझान चेक करेंगे कि बच्चे का रुझान किस तरह। तो पहले क्या होता था, हमारे पास इस वक्त जो पढ़ा लिखा लॉट है, सब व्हाइट कॉलर जॉब की तलाश में रहते हैं, और एज कंपेयर टू जब एक कम पढ़ा लिखा आदमी या अनपढ़ आदमी, वो सफिशिएंट होता है अपने रोजगार कमाने के लिए, वो मेहनती होता है। लेकिन ये पढ़ा लिखा डिपेंडेंट रहता है either on family or on society or as on a whole nation। तो क्योंकि उसको हमने काम सिखाया नहीं है, क्योंकि उसको हमने वोकेशनल एजुकेशन दी नहीं है, उसको हमने प्रैक्टिकल एजुकेशन दी नहीं है, इसलिए हमने इस NEP 2020 में काफी ज्यादा ये चीजें मद्देनजर रखी गई है। दूसरे, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हम जब बात करेंगे, जो हमारी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 17 गोल्स मुकर्रर किए हैं, और इसमें बहुत बार मीटिंग्स, जिसमें 193 के करीब मुल्क जो है सिग्नेटरीज है, हमारा भी उसमें एक है, और उसमें पॉवर्टी एलिवेशन है। दूसरा हमारा उसमें एजुकेशन को आम करना है, और उसकी भी हमारा वो सस्टेनेबल गोल जो नंबर 4 है, वो भी हमने रखा है कि बाय 2030 हमारे पास जो इलिटरेसी है वो पूरा खत्म होना चाहिए। तो आपका माइंडसेट है, आप लोगों को बाखबर करना चाहते हैं, आप आम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं इस छोटी सी कोशिश के जरिए कि जो NEP 2020 हमारे पास आई है, इसमें नई क्या चीजें हैं, इसमें नए क्या कौम को फायदा पहुंचने वाला है, क्या नए तकाजों के मुताबिक ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। तो दिस इज ए वास्ट टॉपिक, और इसमें जी मैंने अपनी तरफ से काफी रिसर्च करने की कोशिश की है। हालांकि वी आर द टीचर्स,
we are teaching the students, we are providing education to our people at the elementary और ज्यादा से ज्यादा हाई स्कूल लेवल तक। इसमें अक्सर जो बात करते हैं वो बड़े एजुकेशनिस्ट्स करते हैं, बड़े स्कॉलर्स और बड़े फिलोसफर्स और बड़े प्रोफेसर्स करते हैं, लेकिन हमने भी एक कोशिश की है। तो बेहतर होता कि आपके पास एक क्वेश्चनर्स का वो रहता, जैसे कि आपने एक कोशिश की भी, तब जाके इस टॉपिक के साथ इंसाफ हो सकता है। तो दिस इज ए वेरी गुड पॉलिसी। और इसमें जो आपने सर पहली बात छेड़ी, जो परवेज साहब ने भी और शफी साहब ने बात बताई, इसमें पहली बार हम 3 साल तक के बच्चे को घर में रखना है, माँ बाप के पास रखना है, उसके बाद हम वो हमें हैंड ओवर करें। परवेज ने आपको बता दिया कि उसको हमने क्या करना है, एक सेटिंग में हमने रखना है उसे, जहां पर वो टॉयज के साथ खेलेगा, जहां पर जो जी उसका चाहेगा प्ले वे मेथड होगा, और उसके साथ साथ उसको तालीम भी मिलेगी, उसको एक ट्रेनिंग भी मिलेगी। और हमारे स्कॉलर्स, हमारे फिलोसफर्स, हमारे साइंटिस्ट्स का ये मानना है और ये प्रूव्ड फैक्ट है कि 85% जो ब्रेन डेवलप होता है वो होता है अप टू 6 ईयर्स। इसलिए ये जो 5 साल इसमें रखे हैं माय डियर ब्रदर, ये क्रूशल है हमारी जिंदगी के। इसको इसीलिए हमने फाउंडेशन स्टेज कहा है। और इसमें अब हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप बच्चे को हमें दें, हम इसको प्री प्राइमरी लेवल पे आंगनवाड़ी में रखेंगे, इसके फूड का इंतजाम रखेंगे, इसके प्लेइंग का प्ले वे मेथड इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसके जो प्लेइंग टूल्स है उसका इंतजाम रखा जाएगा, इसको अगर सोने का मन करे तो वो इंतजाम रखा जाएगा। और उसके बाद जब ये 5th में पहुंचेगा, 5th ईयर में बिफोर फर्स्ट क्लास, तो इसको बाल वाटिका एक स्टेज है, प्री प्राइमरी स्टेज। 5th जब ये 5 ईयर्स का हो जाएगा तो इसको हम एक प्रिपेयर करेंगे वहां पर एलिमेंट्री। इसमें ये जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का एक्सपर्ट टीचर हमारे पास होगा, जो इसको ट्रेनिंग देगा, जो इसको तैयार करेगा फॉर्मल एजुकेशन फर्स्ट से, और ताकि इसको हम बाद में फर्स्ट और सेकंड में। तो कुल मिला के जो ये आपका 5 साल का पीरियड है, 3 ईयर से लेकर जो 5 साल आपका बच्चा रहेगा, वो प्राइमरी में रहेगा और आंगनवाड़ी में रहेगा, बाल वाटिका उसमें रहेगा, और उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड भी इसी स्टेज पे रहता है। और इसके लिए हमारे पास ढांचा आ गया है माय ब्रदर 2022 में बाकायदा पेट हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसमें आया फाउंडेशन लिटरेसी का, और उसमें सारी चीजें दिए गए हैं, सारे गोल्स दिए गए हैं कि हम किस तरह बच्चे की फिजिकल नशोनमा, उसकी मोटर स्किल डेवलपमेंट किस तरह करेंगे, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह करेंगे, उसको वर्क एक्सपीरियंस किस तरह होगा, तो सारी चीजें उसमें दी गई है। उसके बाद आप इन्होंने बात की प्रिपरेटरी स्टेज हमारा है 3rd 4th 5th का, उसके बाद हमारा मिडिल स्टेज है 6th 7th 8th का, और उसके बाद हमारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी है। और इस तरह से हमारा ये जो बनता है 5+3+3+4 ये हमारा स्कूल। तो जैसे कि इन्होंने बताया, पहले 1986 से पहले भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ करता था। जब 86 में पॉलिसी बनी, राजीव गांधी जी मरहूम उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त इसका चेंज हुआ था नॉमेनक्लेचर MHRD। अब गवर्नमेंट के प्लान है, जो हमारा ये है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग, जो हमारा वो टेक्निकल कोर्सेज का इदारा है या UGC है, इसको जिस तरह हमें यहाँ पे पिछले आयाम में SSA हुआ था, और दूसरा क्या बोलते हैं उसको हाई स्कूल हायर सेकेंडरीज के लिए दूसरा प्रोग्राम था, तो उसको समग्रा में किया। और आपको पता होना चाहिए SSA और समग्रा ने एक इनकलाब लाया हमारे मुल्क में एजुकेशन में। इस तरह से इनका प्लान है कि ये UGC और बाकी जो ऑल इंडिया टेक्निकल जो वो है इंस्टीट्यूशन टेक्निकल कोर्सेज जो डील करता है, इन सबको इकट्ठे करके एक अलग से कमीशन बनाया जाएगा, ताकि हम इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, ज्यादा वक्त हुआ। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड सेगमेंट शुरू होने से पहले, मुदरसिन हमारे समाज का वो तबका है जो इंसान साजी का काम अंजाम देते हैं। आपके हाथों में किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल है पुरसुकून और रोशन। बशीर साहब। हाँ सर, हाँ सर। जी सर, मुदरसिन के लिए इस पॉलिसी में क्या है, आपने करीब वो बात यहां पर रखी है 5+3+3+4
के लागू होने से, जैसे शाहनवाज शफी साहब ने बताया, क्या तब्दीली रूनुमा होगी? आप एडिशन कीजिए इसमें कुछ। शाहनवाज शफी जी साहब, जी जी, अगर कुछ रह गया है तो आप एडिशन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वैसे तो शाहनवाज साहब ने तो डिटेल बता दिया। जो आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी कि इसमें अगर हमने नई पॉलिसी लाई है तो क्या इसमें इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। हमारा ये होता है, आज तक मैं ऐड करूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ते हैं। मेरी बच्ची इस वक्त उसको 12th का एग्जाम है, तो वो बहुत ज्यादा पढ़ती है, बहुत परेशान होती है। तो हमारा ज्यादा रहता है फोकस एग्जामिनेशन पे। बिल्कुल। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कई प्रोग्राम्स किए, मन की बात में परीक्षा पे चर्चा। एग्जाम को हमने, पढ़ाई को अब एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बनाना है। सिर्फ इसके लिए हमने पढ़ाई नहीं करनी है कि हम एग्जाम, तो एग्जाम के लिए इसको थोड़ा सा बर्डन कम कर दिया गया। हमने लोअर लेवल पे एग्जामिनेशन सिस्टम को चेंज करके असेसमेंट रखा। उसमें हालांकि सीसीई पहले भी था, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, वो पहले 1986 पॉलिसी में भी था, लेकिन अब उसमें हमने क्लियरिटी लाई। हमने क्या करना है, अगर हम बच्चे को उसका जो, सपोज हम इंग्लिश की बात करेंगे, इसके 20 चैप्टर है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, जी यूनिटाइजेशन करेंगे। तो जी उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट रखेंगे। जैसे कि मैंने दो टॉपिक पढ़ाए, 3 टॉपिक पढ़ाए, तो मैं बच्चे को क्लास के अंदर एसेस करूंगा। और जी असेसमेंट भी किस तरह करनी है, उसको बोलते हैं एचपीसी, होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड। मैंने 360 डिग्री उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी अवेयरनेस क्या है, उसकी सेंसिटिविटी उसमें कितनी है, और उसमें क्रिएटिविटी कितनी है। तो जी उस चीज को मुझे परखना है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है इस टॉपिक में, बच्चे को जो है इसमें क्रिएटिविटी कितनी है, और ये सेंसिटिव कितना है इसमें। उस हिसाब से मैं पहले एसेस करूंगा। उसके बाद माय डियर ब्रदर, उसका जो कलीग होगा, उसका जो क्लासमेट होगा, पीयर होगा, वो उसको एसेस करेगा, वो देखेगा कि मेरे क्लास फेलो ने किस तरह ये किया है। उसके बाद उससे जी पेरेंट्स का फीडबैक भी लिया जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट करने हैं स्कूल लेवल पे, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसपे आपका ज्यादा फोकस है। तो उसमें हमने 5 मार्क्स रखने हैं, 6 हो गए तो 30 मार्क्स वो हो गए। और जो करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनको हमने सेपरेट नहीं करना है पढ़ाई से। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। उसके लिए हमने 20 मार्क्स रखने हैं कि बच्चे ने डिबेट्स में, बच्चे ने डिस्कशंस में, बच्चे ने खेल कूद में, बच्चे ने कल्चरल प्रोग्राम में, बच्चे ने बाकी एक्टिविटीज में, जिसके उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। क्या इसने इसमें कितना पार्टिसिपेशन किया, इसने इसमें कितना रोल अदा किया, उसके लिए हमने 20 मार्क्स रखे हैं। बाद में जो लास्ट हमारा फाइनल एग्जाम होता है, दैट इज समेटिव असेसमेंट। उसमें हम फिर 50% रिमेनिंग रखते हैं, तो उस हिसाब से हम उसको एसेस करते हैं। तो आपने जो मुझे फरमाया कि आप शफी साहब की बात को अगर ऐड करना चाहेंगे, तो जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको हमने थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। हमने सिर्फ इसको पढ़ा, कंटेंट को पढ़ना और उसके बाद एग्जाम देना और सर्टिफिकेट हासिल करना, ये नहीं है। बल्कि हमने क्रिएटिविटी लानी है, हमने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बच्चे में लानी है, हमने बच्चे में उसमें कॉम्पिटेंसीज पैदा करनी है, उसमें हमने जो है स्किल्स, लाइफ स्किल्स के लिए उसको तैयार करना है, उसमें क्रिएटिविटी कितनी होगी, कोलैबोरेशन उसको सिखाना है, लीडरशिप क्वालिटीज उसमें डेवलप करनी है, सारी चीजें, ताकि जो उसके लाइफ स्किल्स है, जो लाइफ में उसके चैलेंजेस आते हैं, वो उसको मैनेज कर सके, वो उसको फेस कर सके। तो वी हैव टू डेवलप ए ऑल राउंड पर्सनैलिटी। हमने उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। हमने एक स्ट्रॉन्ग शहरी को तैयार करना है कि वो फिजिकली, कॉग्निटिवली, मेंटली, मॉरली एंड सोशली वो यूजफुल रहना चाहिए। तो उस हिसाब को हमने इसमें देखना है। और एनईपी 20 ने कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसको उसने छोड़ा होगा, उस पर फोकस नहीं किया होगा। थैंक यू सर। सर, एक चीज जो इस दौरान मैं भी इसके बारे में ये तलाश कर रहा था, पढ़ रहा था, तो किसी वेबसाइट पर मैंने देखा है कि 2026 तक
खुद इन्हिसार भारत, जिसे आत्मनिर्भर भारत की कोशिश है, और निपुण भारत इसमें एक अहम नुक्ता है। वो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत प्रोग्राम भी एक हिस्सा है इसका। तो मैंने पहले ही अर्ज किया है आपसे कि इसकी डेप्थ को अगर देखेंगे तो इस पर एक प्रोग्राम काफी नहीं है। इस पर कई प्रोग्राम, कई डिस्कशंस, कई डिबेट्स की जरूरत है। और मोहतरम बशीर साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने भी अपनी जो व्यूज हैं वो यहाँ हमारे नाजरीन के लिए आपने यहाँ पर छोड़ी है। इस वक्त अगरचे कम तादाद में है हमारे नाजरीन देख रहे होंगे, लेकिन बाद में ये वीडियो जो है ये बहुत सारे जो एजुकेशन से या किसी दूसरे तबके से ताल्लुक रखते हैं उन तक पहुंचता है। मुझे उम्मीद है कि इससे फायदा होगा। इंशाल्लाह कभी दोबारा भी मुलाकात करेंगे इसी हवाले से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हवाले से। दीजिए इजाजत अपने दोस्त इरशाद अशरफ को। सलामत रहिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।